Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter motion and measurement of distances. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं, डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, पहले के एंशियंट टाइम्स में लोग कैसे डिस्टेंस मेजर करते थे और अब मॉडर्न टाइम्स में कैसे डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, उसके बारे में अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर Chapter 8 Motion and Measurement of Distances. Students, we will learn some topics in our chapter. First है How did people travel in olden times? What is measurement? Common suit system, correct measurement of length, motion, instrument used for measuring, need for standardization of units, standard unit of measurement, measuring length of a curved surface, types of motion. इन टॉपिक्स को हम अपने चैप्टर में कवर करेंगे. So let's start. बच्चों अब हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. सुनीता वांट टू गो टू अ फ्रेंड प्लेस. बच्चों एक सुनीता है, वो अपनी फ्रेंड के प्लेस यानी फ्रेंड के घर जाना चाहती है जो उसके घर से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है. तो वो क्या करती है, वो चाहती है कि शाम होने से पहले वो वहां पे पहुंच जाए, तो इसलिए वो कार का यूज करती है. कार से जाती है, वो अपने घर से 1 घंटा पहले निकलती है. वो अप्रोक्सीमेट टाइम लगाती है कि मैं इतने बजे तक पहुंच जाऊंगी. सो स्टूडेंट बच्चों जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है, कहीं दूर जाना है या पास जाना है, हमें अपनी जर्नी जब स्टार्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्या करते हैं, टाइम को पहले ही मेजर कर लेते हैं. उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टाइम पे निकलते हैं घर से कहीं भी जाने के लिए. तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है वो शॉर्ट है, पास में ही हमें कहीं जाना है, दूर जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्ट का भी यूज करते हैं. तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है और टाइम को कैसे मेजर करते हैं अगर हमें कहीं भी ट्रैवल करना है उस दौरान. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक. हाउ डिड पीपल ट्रैवल इन ओल्डन टाइम्स? पहले के समय में लोग कैसे ट्रैवल करते थे जब भी ट्रांसपोर्ट होता था या नहीं होता था. इन ओल्डन डेज बच्चों, जब पुराने समय में जो पीपल होते थे पैदल जाते थे, बाय फुट जाते थे या एनिमल्स पे ट्रैवल करते थे. एनिमल्स को हम यूज करते थे ट्रैवल करने के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए. जब भी अगर हमें पास जाना होता था तो बाय फुट जाते थे, दूर जाना होता था तो एनिमल्स का यूज करते थे, मगर ये रिलायबल नहीं था. बच्चों आजकल तो हर जगह माइल पोस्ट लगे रहते हैं, हम टाइम देख सकते हैं कि हम कहाँ पहुंचे और कितनी देर में पहुंच जाएंगे. मगर पहले के समय में तो टाइम भी नहीं था, माइल पोस्ट भी नहीं थे कि जो बता सके कि कितनी दूर है बाबा हमारे डेस्टिनेशन. तो अब पहले के लोग क्या करते थे, सन को देख के, जहाँ पे सन की लाइट होती थी उसके अकॉर्डिंग वो टाइम का अंदाजा लगाते थे कि अब ये टाइम हो रहा होगा और हमारा अब प्लेस कितनी दूर है. तो स्टूडेंट जैसे जैसे इन्वेंशन हुए व्हील्स के, तो हमारे लिए थिंग्स बहुत आसान हो गई, इजी हो गई. अब एनिमल को यूज किया जाता था कि व्हीकल्स को वो पुल करे और मूव करे. जो स्टीम इंजन होता था, जब डीजल और पेट्रोल आए तो उससे वो स्टीम इंजन को रन किया गया, चलाया गया. इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन आ गई है, मोनो रेल्स आ गई हैं, एरोप्लेन्स आ गए हैं, एयरक्राफ्ट आ गए हैं. बच्चों ये सारी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आ गई, इन्होंने क्या कर दिया, हमारा काम आसान कर दिया. अब हम कुछ ही सेकंड्स में बहुत जल्दी ही टाइम कवर कर लेते हैं, डिस्टेंस कवर कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग. बच्चों ये अगर आपको कहीं भी डिस्टेंस मेजर करना है या टाइम मेजर करना है, इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं. बच्चों अगर आप कहीं भी पर्टिकुलर प्लेस जाते हैं तो आपको डिस्टेंस पता होना जरूरी है कि आपको जहाँ पे जाना है तो वो कितनी दूरी पे है. तो स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग हमें उसको मेजर करने के लिए कोई तो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए हमारे पास, चाहे हमें टाइम को मेजर करना है या डिस्टेंस को मेजर करना है. आप सभी को अगर स्कूल जाना होता है तो आप टाइम देखते हैं, तो फिर कहाँ से टाइम देखते हैं, वॉच से टाइम देखते हैं. बच्चों जब वेजिटेबल वेंडर होता है, आपको वेजिटेबल सेल करता है, तो किस पे आपका क्या करता है, क्वांटिटी किस पे वे करता है बच्चों, वेइंग स्केल पे वे करता है, फिर आपको कोई चीज वो सेल करता है. जब आपको फीवर होता है तो आप अपना फीवर किसके थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चेक करता है, थर्मामीटर के थ्रू करता है. ये सारे क्या होते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमें कोई क्वांटिटी या मेजरमेंट बताते हैं. जैसे आपको इमेज गिवन है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की, स्केल, विंग बैलेंस एंड थर्मोमीटर. नेक्स्ट आता है आपका फैक्ट फाइल. Man have known how to measure length since ancient times. The people of the Indus Valley civilization measure lengths with pieces of ivory. These ivory pieces found buried under the earth, hard markings like a scale. बच्चों पहले के लोग जानते थे कि मेजरमेंट कितना जरूरी है, मगर पहले के समय तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था. तो वो कैसे, इंडस वैली जब सिविलाइजेशन थी तो लोग क्या करते थे, आइवरी के कुछ पीसेस लेते थे, जहां जहां वो चलते जाते थे वहां पे वो पॉइंट्स बना जाते थे, वो आइवरी को वहां पे बरी कर देते थे. नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक व्हाट इज मेजरमेंट. मेजरमेंट होता क्या है.
बच्चों मेजरमेंट कंपैरिजन होता है अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी के बीच में। हम नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। जब हम मेजरमेंट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, दो सेम चीज़ों का करते हैं, या तो डिस्टेंस होनी चाहिए, दोनों दोनों टाइम होनी चाहिए, इस तरीके से हम उनका मेजरमेंट करते हैं। जब हमें एक फिक्स क्वांटिटी मिलती है मेजरमेंट के द्वारा, उसे हम यूनिट कहते हैं। जो मैन है उसने पहले ही रियलाइज कर लिया था बहुत समय पहले ही कि मेजरमेंट कितना ज़रूरी है। लेंथ और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो मैन थे वो क्या करते थे, वॉक करते थे। अगर उन्हें कहीं भी जाना पड़ता, ट्रैवल करना होता था, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे, अलग अलग प्लेसेस पे जाना होता था, तो वो जब वो डिस्टेंस मेजर करते थे किसके थ्रू करते थे, या तो फिंगर्स का यूज़ करते थे, हैंड्स का यूज़ करते थे, आर्म्स या फीट का यूज़ करते थे। जैसे आपको इमेजेस में गिवन है बच्चों, जो उनके वो फिंगर्स का यूज़ करते थे मेजर करने के लिए कोई भी डिस्टेंस, जो उनकी उसे क्या कहते थे, वो अंगुल कहते थे। एक अंगुल जो उनकी विड्थ होती थी फिंगर के बीच की, वो उनकी 1 अंगुल होती थी। जो लेंथ होती थी उनकी टिप एंड थंब एंड लिटिल फिंगर के बीच का, वो उनका हैंड स्पैम कहलाया जाता था। जैसे आपको इमेज में गिवन है उनका हैंड स्पैम है। और बच्चों जो आपका मिडल फिंगर से लेके एल्बो तक का होता था, मिडल फिंगर से लेके एल्बो तक का ये हमारा पूरा क्या कहलाता था, क्यूबिट कहलाया जाता था। और इनका 1 फुट ये भी यूज किया जाता था मेजर करने के लिए कुछ भी, जिसे हम क्या कहते थे, गज कहते थे। ये आपको इमेजेस गिवन है पर्सनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की। नाउ स्टूडेंट सी एन एक्टिविटी फर्स्ट। इस एक्टिविटी में हमारा एम क्या है उसे हम रीड कर लेते हैं। इस एक्टिविटी का बच्चों हमारा एम है, हमें मेजर करना है एक टेबल की लेंथ को। इसकी यूज से, एक हैंड स्पैन से। तो आपको कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, टेबल, पैन एंड पेपर। बच्चों आपको क्या करना है, इसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको अपने फ्रेंड्स को भी इंक्लूड करना है इस एक्टिविटी में। आपको क्या करना है, जो टेबल है एक टेबल लेनी है, उसका सब अपने पहले अपने हैंड से उसका मेजरमेंट लेना है, लेंथ लेना है। तो आपके कितने हैंड स्पेन्स आए वो आप लिखेंगे अपने नेम के आगे। आपको एक कॉलम बनाना है नेम ऑफ स्टूडेंट्स का, और दूसरा कॉलम बनाना है नंबर ऑफ हैंड स्पेन्स का, कि आपका कितना हैंड स्पैम आया। फिर आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि वो मेजर करेगा उस टेबल की लेंथ को, तो उसके डिफरेंट हैंड स्पैम आएंगे। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट हैंड स्पेन्स आते हैं। इसका मीन्स हमें ये टेक्निक तो रिलायबल नहीं लगी, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट के तो अलग अलग हैंड स्पैन आ रहे हैं। हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी कैसे बता पाएंगे। मेजरमेंट का तो मीन्स होता है फिक्स क्वांटिटी बताना है, सबकी क्वांटिटी तो डिफरेंट आ रही है। तो ये हमारा रिलायबल मेथड नहीं होता था कि हम हैंड स्पैन को बिट इन सब का यूज करें। तो स्टूडेंट्स वी नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स। तो हमें ज़रूरत पड़ी कि एक यूनिट की स्टैंडर्डाइजेशन हो, एक फिक्स क्वांटिटी हो जो हम सभी यूज कर सके। तो बच्चों जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स है वो बहुत क्रूशियल होने लग गई, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। उसके कुछ कारण थे, जैसे बच्चों जो भी हमारे ये रोल प्ले करता है, मेजरमेंट साइंस में भी यूज किया जाता है, इंजीनियरिंग में भी, कॉमर्स में भी, और हमारे एवरी टू डे लाइफ में भी। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है हमें कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करवाती है पूरे पीपल को, जो एक दूसरे से हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से कि अपनी बात को, मेजरमेंट को समझा सकते हैं कि हमारी चीज प्लेस कितनी दूर है। अगर सबकी अलग अलग डिस्टेंस होगी, अलग अलग होगी, तो हम अपनी बात को नहीं बता पाएंगे, इससे क्योस होता है लोगों के बीच में। तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी था। तो हमने क्या देखा कि एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जाए जो इंटरनेशनली भी बिल्कुल मान्य हो। तो स्टैंडर्डाइज यूनिट्स आर एसेंशियल, इसलिए स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स एसेंशियल होने लग गई। ट्रेड में भी जब बिजनेस करते थे लोग तो एक यूनिट का यूज करते थे बच्चों, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट बिल्कुल भी नहीं होती थी। अगर जो वेंडर्स हैं या बायर्स हैं, अगर वेंडर्स क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग सेल करता है कोई भी चीज़, मगर जो बायर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सही नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरी था कि एक फिक्स क्वांटिटी का होना ज़रूरी है जो दोनों के लिए कॉमन हो। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन ज़रूरी हो गया यूनिट्स का। हमने ग्लोबली स्टैंडर्डाइज कर दी कुछ यूनिट्स, जिसे हमने बनाया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम आज भी यूज़ करते हैं ऐसा यूनिट। बच्चों वो इस्टेब्लिश करी गई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, जो कंसिस्टेंसी को प्रमोट करती है। कंसिस्टेंसी का मीन्स होता है कि अगर आप भी यूज़ करेंगे वही फिक्स्ड आंसर आएगा, और हम भी यूज़ करेंगे तो भी वही फिक्स्ड आंसर आएगा। तो ये हमारी ऐसा यूनिट होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम ग्लोबली भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई, वैसे वैसे हमें प्रिसाइज वैल्यू मिलने लग गई। प्रिसाइज मीन्स होता है एक्यूरेट वैल्यू मिलने लग गई हर एक मेजरमेंट की। इंजीनियर्स उसे यूज़ करते थे। जैसे जैसे हमारे इनोवेशंस होने लग गए, और भी सब्सटेंसेस के, और भी हमारे इन्वेंशंस होने लग गए चीज़ों के, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बिल्ड हो गई थी जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया, एक पर्टिकुलर कॉमन एनवायरनमेंट क्रिएट करा इसने। नेक्स्ट हैव अ लुक ऑन बिट्स एंड बाइट्स। अब हम बिट्स एंड बाइट्स देखते हैं। फर्स्ट आता है आपका SI इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। SI क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है सिस्टम का, जिसे हम, जो कहाँ पे इन्वेंट हुआ था, इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, यानी फ्रेंच में इन्वेंट हुआ था।
मीटियोरोलॉजी ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है किसकी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, जो डिफाइन करती है एक यूनिट को स्टैंडर्डाइज करती है। नेक्स्ट आता है जो ब्रिटिश सिस्टम था, उसने एक यूनिट इन्वेंट कर दी, इंपीरियल यूनिट। ये यूनिट बेस थी यार्ड, पाउंड और सेकंड के बेस पे थी, जिसमें लेंथ जो की थी मेजर की जाती थी यार्ड में, जो मास था वो पाउंड में लिया जाता था और टाइम हमेशा सेकंड में लिया जाता था। ये ब्रिटिशर्स अपने टाइम में यूज करते थे। नेक्स्ट आया आपकी यूनिट एमकेएस। एमकेएस ये थी जॉर्जी यूनिट थी जो डेवलप की थी ए जॉर्जी ने इन 1901 में। इस तरीके से बच्चों अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीता गया हमारी यूनिट्स से चेंज होती गई, फिर लास्ट में एक हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मिली, एसआई यूनिट। अब हम कुछ पढ़ते हैं कॉमन यूनिट सिस्टम के बारे में। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल 1790 में एक डेसिमल सिस्टम इन्वेंट हुआ था, जो डिवाइस कर रहा था किसने, एक कमेटी थी फ्रेंच अकेडमी, उन्होंने डिवाइस करा था और उन्होंने इस सिस्टम को नाम दिया था मीट्रिक सिस्टम। इसमें इन्होंने यूज करे थे 3 यूनिट्स को, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, जिसे नाम दिया था इन्होंने सीजीएस सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग में जो लेंथ था मेजर किया जाता था सेंटीमीटर में, जो मास था ग्राम में, और जो आपका टाइम था वो सेकंड में मेजर किया जाता था। फिर जैसे जैसे टाइम बीता 1790 के बाद 1901 आया, तो ये मीट्रिक किलोग्राम सेकंड यूज किया गया। एमकेएस जिसे हम कहते हैं, लेंथ को हम यूज करेंगे मीटर में और आपको मास किलोग्राम में यूज होने लगा और टाइम सेकंड में यूज होने लगा, तो आपका ये सिस्टम चेंज हो गया। ऐसे ही और भी कॉमन यूनिट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रही। फिर आजकल जो वाइडली यूज की जाने वाला सिस्टम है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। इसमें हमारी बेसिक यूनिट है बच्चों, लेंथ हमेशा मीटर में लेते हैं हम, मास किलोग्राम में लेते हैं, टाइम सेकंड में लेते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में रहते हैं, टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में रहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडल में रहते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कि जो स्पीड ऑफ लाइट लेते हो वो। बच्चों ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स डिराइव की गई है डिफरेंट डिफरेंट हमारे बेस यूनिट से। ये हमारी बेस यूनिट है, हम इनका यूज करके और भी यूनिट्स निकाल सकते हैं, मगर ये हमारा बेस यूनिट है जो ग्लोबली वर्क करता है। नेक्स्ट आता है आपका इंपीरियल पीरियड, जो हमने पढ़ा, जो ब्रिटिश टाइम का पीरियड था, जिन्होंने निकाला था अपना। उन्होंने क्या बताया था हमें, इंच, पाउंड और सेकंड के बारे में बताया था। फिर आया था आपका यूनाइटेड स्टेट कस्टमरी सिस्टम, उन्होंने यूएससीएस बताया था, जो वाइडली यूज किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में, जो डिफरेंट थोड़ा इंपीरियल सिस्टम से, मगर वो कुछ क्वालिटीज उनकी सेम थी। जैसे फ्लूइड को किस में लिया गया था, आउंस और गैलन्स में, जो भी सारी आपकी फ्लूइड वाली चीजें थी, लिक्विड वाली चीजें थी, वो आउंस और गैलन में लिया गया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम बच्चों ऐसा यूनिट में बस थोड़ा सा प्रीफिक्स लगा देंगे हम उनके आगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, मीट्रिक सिस्टम बन जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में बच्चों कौन सा सिस्टम होता है आपका, जिसमें हमारा सी से क्या है सेंटीमीटर, जी से हमारा क्या होता है ग्राम, एंड एस से क्या है सेकंड, जो हम यूज करते हैं टाइम के लिए, इसलिए हमारा सीजीएस सिस्टम आया था। नेक्स्ट आया था आपका एमकेएसए सिस्टम। जो ये एमकेएसए सिस्टम है ये एसआई सिस्टम से पहले आया था, और ये हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में जिसने बहुत हेल्प करी थी। नेक्स्ट आया था आपका एफपीएस सिस्टम, मतलब फुट, पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। ये इंपीरियल सिस्टम की तरह ही है, जो ब्रिटिशर्स ने इन्वेंट करा था। फिर आपका आया था इंटरनेशनल नॉटिकल माइल, नॉट एंड रिलेटेड यूनिट्स आई हैं, जो यूज की जाती है नेविगेशन में और एविएशन में। जब आप एरोप्लेन एयरक्राफ्ट में फ्लाई करते हैं तो उस दौरान ये यूनिट्स यूज की जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फिर एक स्टैंडर्ड यूनिट कौन से निकल के आई, जब हमने इतनी सारी यूनिट्स इन्वेंट करी हैं उसके बारे में हम देखते हैं। एक स्टैंडर्ड यूनिट निकल के आई है, वो हम पढ़ते हैं। बच्चों फ्रेंच ने जो क्रिएट करी थी एक स्टैंडर्ड यूनिट, जिसका नाम दिया था मीट्रिक सिस्टम, वो एक यूनिफॉर्म मानी गई, जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में मानी गई, रिकमेंडेड किए गई कि जो हमारा बेसिक सेट है यूनिट्स का, यही एक्सेप्ट करेगा, सारे साइंटिस्ट इसे ही फॉलो करेंगे पूरे वर्ल्ड में, जिसे नाम दिया गया एसआई यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चों जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की, वो मीटर मानी गई, और ये स्टैंडर्ड यूनिट है, एक फिक्स्ड मेजर होती है फिजिकल क्वांटिटी की। अगर हमें कहीं भी हो, अगर हमें लेंथ को मेजर करना है तो हमारी बेसिक यूनिट मीटर होनी चाहिए। यह हमारी क्वांटिटी एक्यूरेट होती है। ये दोनों के लिए सही हो गई, जो सेलर था या बायर था, दोनों इसी यूनिट का यूज करते थे, तो कोई भी कॉज नहीं होता था। जो एसआई यूनिट होती है लेंथ की मीटर होती है, और उसके लिए यूज किया जाता है एक मीटर स्केल। अब हमने यूनिट का स्टैंडर्डाइजेशन तो कर लिया था, अब हमने स्टैंडर्डाइजेशन तो कर लिया, अब उसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट भी तो चाहिए जिससे हम उसको क्या कर सकें, मेजर कर सकें। इसके बाद आया मीटर स्केल। बच्चों हमारे इंडिया में कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है मेंटेन की गई हैं, किसके द्वारा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा, जिसे हम कहते हैं एनपीएल। वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जो उसकी 1 कॉपी है एनपीएल की। वो कहाँ पे, मीटर रॉड्स, जो हम हर जो सारे हम मीटर स्केल यूज करते हैं वो मीटर रॉड्स की ही कॉपी है। और वो मीटर रॉड्स जो मेन ओरिजिनल, वो कहाँ पे लोकेटेड है, हमारा एनपीएल में, जो न्यू दिल्ली में है।
गवर्नमेंट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कुछ मेजरिंग डिवाइसेस की, कि जो सारे मेजरिंग डिवाइसेस हमारे मार्केट में यूज किए जाते हैं उन पे लेबल होता है गवर्नमेंट का, या उन पे पूरे मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्ट फाइल। At first, 1 inch was the width of the man's thumb in the 14th century। बच्चों 1 इंच माना जाता था कि जो मैन होता था उसके थंब को हम मानते थे ये 1 इंच है, ये 14th सेंचुरी में यूज किया जाने वाला मेथड था। King Edward II of England designed a standard according to which 1 inch was equivalent to 3 grains of barley placed end to end lengthwise। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब हर एक मैन है उनके तो लेंथ थंब की डिफरेंट हो सकती है, तो ये तो स्टैंडर्ड नहीं है, इसे तो हर कोई यूज नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने क्या कहा, जो किंग एडवर्ड सेकंड थे उन्होंने कहा था कि अगर हम बार्ले ग्रेन्स को लेंथ वाइज अकॉर्डिंग सीक्वेंस हम उसे अरेंज करेंगे 3 ग्रेन्स को, तो उससे हमारा 1 इंच बनेगा, इसे हर कोई यूज कर सकता है। ये उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट दी थी। अब हमारी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं। बच्चों आप सभी को पता है हमारे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, जो एनपीएल ने ऑर्गेनाइज करी थी, वो है मीटर। बच्चों मीटर क्या है, एक लेंथ है 2 मार्क्स के बीच का, और वो एक मेटल रॉड होती है मीटर स्केल जिसे हम कहते हैं, जो रखा जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 273 डिग्री केल्विन पे रखा जाता है। और ये हमारा ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स कहा जाता है, जो पेरिस या फ्रांस में है। जो ये मेटल है यूज किया जाता है, कौन ये जो रॉड है मीटर स्केल, उसके लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है, प्लैटिनम या इरिडियम मेटल का यूज किया जाता है। जो इसकी एक कॉपी है कहाँ पे, एनपीएल में है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में है, जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और बाकी सारी इसकी कॉपीज जो है मार्केट में, जो हम सब यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। द कैल्विन टेम्परेचर स्केल के वॉज डेवलप्ड बाय लॉर्ड कैल्विन इन द मिड 1800s। बच्चों जो ये कैल्विन टेम्परेचर स्केल आया था वो मिड 1800 में लॉर्ड कैल्विन ने क्या करा था, इन्वेंट करा था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, आपको इमेज गिवन है, अ रूलर शोइंग इक्वल डिवीजन ऑफ लेंथ। इसमें एक रूलर शो कर रखा है जिसमें हर एक नंबर्स की इक्वल डिविजन शो कर रखी हैं। बच्चों जब भी आप हाइट मेजर करते हो, विड्थ देखते हो, किसी भी चीज की थिकनेस देखते हो, ऑब्जेक्ट की वो कितना मोटा है पतला है, वो किससे देखते हो, किससे मेजर करते हो, आप रूलर की हेल्प से करते हो, मीटर रॉड की हेल्प से करते हो, या मेजरिंग टेप से करते हो। ये 3 डिफरेंट आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेंथ को मेजर करने के। अब हम पहले एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। रमेश हाउसेस 3250 मीटर फ्रॉम हिज स्कूल, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन 1 किलोमीटर। बच्चों जो रमेश का घर है वो 3250 मीटर पे है अपने घर से, तो आपको ये डिस्टेंस को एक्सप्रेस करना है किलोमीटर में, आपको मीटर में गिवन है। आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। तो हम जब भी क्या करते हैं, अगर हमें किलोमीटर से किस में चेंज करना है, मीटर में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मगर हमें मीटर से किलोमीटर में जाना है, जब हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी मीटर क्या है, स्मॉल यूनिट है, और किलोमीटर क्या है, बिग यूनिट। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3250 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारा आ जाएगा 3.25 किलोमीटर। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सारे यूनिट्स को। ये आपको टेबल गिवन है, द स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स। इसमें सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स दे रखी हैं, जिससे लेंथ की मीटर होती है, उसे हम डिनोट करते हैं एम से। जो हमारी मास है उसकी होती है किलोग्राम, जिसे हम डिनोट करते हैं केजी से। टाइम की होती है सेकंड, जिसे हम डिनोट करते हैं एस से। टेम्परेचर की होती है कैल्विन, जिसे हम डिनोट करते हैं के से। तो स्टूडेंट्स, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ विद अ मीटर स्केल। अभी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। जो हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट आती है वो किसकी हेल्प से आती है, मीटर स्केल की हेल्प से आती है। बच्चों आप सभी को पता है मीटर स्केल में हर एक जो मीटर का डिविजन्स होते हैं वो 1 1 मीटर पे होता है। पहले 0 होता है, फिर 1 2 3 4, इसी तरीके से जो हर एक मीटर का डिविजन्स होता है वो 1 1 मीटर का होता है। इस 1 1 मीटर के बीच में आपको छोटी छोटी लाइंस भी दिखती हैं, वो 10 लाइंस होती हैं, वो सेंटीमीटर की होती हैं। सेंटीमीटर के बीच में भी कौन सी लाइंस होती है, मिलीमीटर्स की होती हैं। इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, एक वुडन ब्लॉक की लेंथ को मेजर करना है, तो आप मीटर स्केल का यूज करेंगे। आप प्रॉपरली जब भी आप यूज करते हैं, जिसको भी लेंथ को आपको मेजर करना है, आपको अपने मीटर स्केल को उसके अटैच करके बिल्कुल अकॉर्डिंग रखना है। आप 0 से मार्किंग स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक लेके जाते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, फिर आपको पता चल जाता है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपको कुछ यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। आपको फर्स्ट दे रखा है 6000 मीटर को आपको चेंज करना है किलोमीटर में। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम स्मॉल टू बिग जाते हैं, मीटर टू किलोमीटर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 6000 को डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 6000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1000 तो हमारा आंसर क्या आता है, 6 किलोमीटर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका 60 किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर। आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना है। जब आप क्या जा रहे हैं, बिग टू स्मॉल, किलोमीटर क्या है, बिग है, सेंटीमीटर क्या है, स्मॉल है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे, 60 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 लाख से। तो आपका आंसर आ जाएगा
आपने पूरी मल्टीप्लाई कर ली इससे, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 लाख। सो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। बच्चों आपको लेंथ को करेक्टली मेजर करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस आइटम को मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंग आप मेजरिंग टूल को यूज करते हैं। सो डिवाइसेस फॉर मेजरिंग लेंथ, अलग अलग डिवाइसेस होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हमारे लिए एक्यूरेट मेजरमेंट करना किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत एसेंशियल होता है, जरूरी होता है। जैसे टेलर है, अगर बिना मेजर करे ही आपके ड्रेस को स्टिच कर देगा, तो आपको वो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि बच्चों हर एक चीज अपने मेजरमेंट में ही अच्छी लगती है। तो स्टूडेंट्स, हमें एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कुछ प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस का यूज करना चाहिए। हमें उस अकॉर्डिंग अपने डिवाइस को चूज करना है। जैसे फर्स्ट कि हमारे ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने मेजरिंग डिवाइस को चूज करना है। हमारे ऑब्जेक्ट की शेप क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट की जो क्या है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की इतनी जरूरत है हमें, मतलब हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी चल जाएगी या बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू ही चाहिए, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कुछ हमारे लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस आते हैं। फर्स्ट आता है रूलर, या जिसे हम मीटर स्केल भी कहते हैं। जिससे आप, जैसे आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, आपको स्ट्रेट चीज कोई भी मेजर करनी है, उसके लिए आप मीटर स्केल का यूज कर सकते हैं, जैसे आपको इमेज में गिवन है मीटर स्केल की इमेज। नेक्स्ट आता है मेजरिंग टेप। बच्चों, जो आप मेजरिंग टेप है वो यूज करते हैं कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स में। अगर आपको कोई कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको मेजर करने हैं, तो आप किसका यूज करते हैं? जैसे टेलर है, आपके वेस्ट का या वो आपका क्या लेता है, मेजर करता है, तो किसका यूज करता है? मेजरिंग टेप का यूज करता है। क्योंकि हम इसमें मीटर स्केल का तो यूज नहीं कर सकते, मीटर स्केल तो हमेशा जो सीधी चीज होती है उसको ही मेजर कर पाता है, इसलिए हम इसके लिए मेजरिंग टेप का यूज करते हैं। तो इसी दौरान बच्चों, जो हमें जिस चीज को मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग हम अपने मेजरिंग डिवाइस को चूज करते हैं। ये आपको कुछ इमेजेस दे रखी हैं, जैसे मेजरिंग लेंथ ऑफ अ टेबल विद अ मेजरिंग टेप। जैसे अगर आपको टेबल का मेजर करना है तो मेजरिंग टेप को यूज करेंगे। अगर आपको कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है तो आप मीटर स्केल का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई अपनी बॉक्स की, पेंसिल बॉक्स की साइड्स को मेजर करना है तो आप अपने मीटर स्केल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे टेलर मेजर्स करता है कोट की लेंथ को, आपके वेस्ट को, आपकी जो रिस्ट है उसके लेंथ लेता है, तो वो किसके थ्रू लेता है? वो मेजरिंग टेप के थ्रू लेता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर यूज ऑफ मेजरिंग डिवाइस। जो हमारी मेजरिंग डिवाइस होती है, हमें उसका कैसे प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए वो हम आगे देखते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि जो लेंथ का मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ सजेशंस दे रखे हैं कि हम कैसे अपने मेजरिंग डिवाइस को यूज करेंगे। सबसे पहले बच्चों, अगर आपको कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है तो आप बिल्कुल अपने स्केल को बिल्कुल सीधा रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे जीरो से मार्क करना, और जहां तक आपको मेजर करना है वहां पे लास्ट पॉइंट लगा देंगे। तो आप अपने पॉइंट्स को मार्क करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप स्लाइटली रखेंगे, टेढ़ा रखेंगे अपने स्केल को, तो आपकी मार्किंग्स ठीक नहीं आएंगी। जब भी आप स्केल के पॉइंट्स को रीड करेंगे तो आप बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में रीड करेंगे। ये नहीं है कि स्लाइड इधर से देख रहे हैं या डिफरेंट डायरेक्शन से देख रहे हैं, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में अपने पॉइंट्स को रीड करेंगे। इससे कभी भी आपके पॉइंट्स गलत रीड नहीं होंगे। या आपको जैसे शो भी कर रखा है थर्ड इमेज में। नेक्स्ट आता है डू नॉट स्टार्ट मेजरमेंट फ्रॉम दी वॉर्न आउट और डैमेज एंड ऑफ द स्केल। कभी भी बच्चों, अगर आपके स्केल का डैमेज हो रहा है, पॉइंट लास्ट पॉइंट या जीरो डैमेज हो रहा है उसका, तो कभी भी आप उससे पॉइंट मत लीजिए। उससे आप एक पॉइंट आगे से लीजिए, 1 से लीजिए या 2 से लीजिए। तो आप कैसे मेजर कर पाएंगे कि आपकी लेंथ कितनी है? अगर आप 1 से पॉइंट को ही ले रहे हैं, आपको अगर 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है तो आप कहाँ तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे। हम कहाँ कैसे लेते हैं? इसका मीन्स होता है कि हमारा लोअर पॉइंट कौन सा है? 3, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 1। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे तो हमारा क्या आ गया? 3 - 1 2। तो हमारी 2 एक्यूरेट मेजर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3। बच्चों, आपको क्या मेजर करना है? लेंथ देखनी है निडल की, निटिंग निडल की लेंथ देखनी है। आपने रीडिंग स्टार्ट करी अपनी स्केल से 30 सेंटीमीटर से स्टार्ट करी थी और 33.1 पे वो खत्म हुई है। तो आप किसी को क्या बताएंगे कि इस निडल कितने लेंथ का है, कितने मेजर है इसकी? तो आप बताएंगे जो इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है इसकी? 33.1। उसमें से आप लोएस्ट पॉइंट को माइनस कर देंगे, मीन्स 30 को माइनस कर देंगे, तो आपको अपना एक्यूरेट मेजर दिख जाएगा 30.1। बच्चों, ये आपको अपना एक्यूरेट मेजर दिख जाएगा, जो आपका 3.1 होगा ये आपका एक्यूरेट मेजर होगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्ट 5। A correct meter scale used by shopkeepers in the market has the sign at the beginning and the sign at the end of the scale. Such a scale is also stamped by the Department of Weight and Measure. Therefore, before buying, you must ensure that the shopkeeper is buying the correct meter scale. बच्चों, अगर आपको देखना है कि कहीं भी आप कोई भी सामान को खरीदने जा रहे हैं, बाय करने जा रहे हैं, आपको देखना है कि जो इसकी वेइंग मशीन है सही है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं जो सारे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वेइंग मशीन्स होती हैं उसके ऊपर साइंस होते हैं, बिगनिंग साइन और जिसे हम क्या कहते हैं एंड साइन। वो हमारा क्या होता है? बिगनिंग साइन और एंड साइन होता है। वो आपको बता देता है कि हमारी मशीन सही है।
क्योंकि ये बिगनिंग और एंड साइंस जो होते हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए होते हैं हमारे बिल्कुल ओरिजिनल मशीन पे। नेक्स्ट स्टूडेंट सी एन एक्टिविटी सेकंड। अब हम एक्टिविटी सेकंड देखते हैं। इसमें हमारा है टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल। आपको क्या करना है, एक पेंसिल की लेंथ को मेजर करना है। इसके लिए आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी पेंसिल की और मीटर स्केल की। इसके लिए आपको पता होना चाहिए, आपको स्टार्टिंग करनी है 0 सेंटीमीटर से आप रखेंगे अपनी पेंसिल को, और जहां तक इसकी निप जाती है पेंसिल की वहां तक आपको मेजर करना है। तो जहां पे आपने 0 से स्टार्ट करा वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और जहां तक आपकी पेंसिल की निप जा रही है वो आपकी एंडिंग पॉइंट हो गया। फिर आप इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पेंसिल की लेंथ कितनी है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व्ड सरफेस। अगर आपको कोई कर्व सरफेस जैसे ड्रम होता है उसको लेंथ को मेजर करना है तो कैसे करेंगे हम, मीटर स्केल का तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर स्केल को हम बेंड कैसे करेंगे, हमें एक्यूरेट मेजर नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मेजरिंग टेप का। तो स्टूडेंट्स, तो मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व सरफेस, अगर हमें कर्व सरफेस की मेजर करनी है तो हम ऐसे डिवाइस का यूज करते हैं जो फोल्डेबल हो, जो फोल्ड हो सकता है आसानी से, क्योंकि जो ड्रम का होता है शेप कर्व सरफेस का वो क्या होता है, सर्कल में होता है। तो इसलिए हम मेजरिंग टेप का यूज करते हैं जिससे कि वो सारी उसकी सर्कमफ्रेंस को कवर कर पाए। हम इसमें भी स्टार्ट करते हैं अपने 0 पॉइंट से, और जहां से पॉइंट से हमने स्टार्ट करी होती है टेप को वहीं पे लाके एंड कर देते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। इस तरीके से हम मेजरिंग टेप का यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्टिविटी 3। इस एक्टिविटी का हमारा एम है टू मेजर द कर्व लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अगर आपको क्या करना है, सिलेंडर की कर्व लेंथ को मेजर करना है, उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, आप स्केल का कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि दोनों की एक्यूरेट ही लेंथ आएगी। आपने क्या करा, कोई भी मेटल शीट ली, उसे कर्व करा। जब आपने उसे कर्व करा फिर उसके आप मेजर ले लीजिए, किसकी हेल्प से, मेजरिंग टेप की हेल्प से मेजर कर लीजिए। अगर आपका 0 और लास्ट पॉइंट क्या है आपका 23 आया है, फिर आप क्या करिए, उस मेटल की शीट को खोल दीजिए, फिर आप उसे मीटर के स्केल से मेजर करिए। वो भी आपको कितना आएगा, 0 और 23 आएगा। वो भी दोनों आपके क्या होंगे, सेम होंगे। इससे पता चल जाता है कि जो आपकी सर्कमफ्रेंस होती है वो आपकी लेंथ ऑफ द सर्कल की इक्वल होती है। नेक्स्ट आपका आता है ट्राई इट आउट। इस ट्राई इट आउट में हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपका व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, एक फिक्स क्वांटिटी होती है, हम जिसके पता लगाते हैं, अननोन क्वांटिटी का पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ द नोन क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। आप सभी को पता है मास का हमारा एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, किलोग्राम। थर्ड है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएल। एनपीएल की फुल फॉर्म आप सभी ने अभी पढ़ी, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, जो हमारी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फोर्थ है नेम सम डिवाइसेस टू मेजर लेंथ। हमने कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ा जो लेंथ को मेजर कर सकते हैं, जैसे मीटर स्केल, जिसे हम रॉड भी कहते हैं, मीटर रॉड, या हम यूज करते हैं मेजरिंग टेप का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक मोशन। अभी तक हमने पढ़ा कि हम कैसे मेजर करते हैं, डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं मोशन को। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मोशन। बच्चों आप सभी मूव करते हैं, अपनी प्लेस से चेंज होते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, वो ही हमारा मोशन कहलाता है। जो भी आप सारी चीजें अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं, आप कुछ देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, और कुछ चीजें जो होती है, थिंग्स होती हैं, वो मूव नहीं कर पाती। जैसे बच्चों जो चीजें मूव कर पाती है, मोशन शो करती हैं, और कुछ चीजें मोशन शो नहीं करती, मूव नहीं करती, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में आपके कौन कौन से आते हैं, टेबल, चेयर, बुक। बच्चों आप देखते हैं कि वो खुद मूव कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते। बच्चों उनको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू अगर हम उन्हें पुश करते हैं या हम उन्हें मूव करवाते हैं तब वो मूव करते हैं। मगर जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपनी मर्जी से खुद ही मूव कर सकती हैं। तो स्टूडेंट मोशन भी बच्चों ऑर्गेनिजम्स पे, लिविंग थिंग्स पे, नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करता है। अब हम आगे देखते हैं। कुछ मोशन बच्चों रिलेटिव भी होते हैं, उन्हें हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। मतलब रिलेटिव मोशन का मीन्स होता है हमारी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, उसे हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं हम, तो क्या होता है, रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, मगर एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। इसे हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमारी पोजीशन है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, इन रिलेटिव टू द रिस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग्स। जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि हमारा मोशन कैसा है, रिलेटिव मोशन है। तो अगर हम एक्चुअली में है तो रेस्ट पोजीशन पे, मगर हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो हमारा रिलेटिव मोशन होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फैक्ट फाइल। जो गैलीलियो गैलीली थे, एक इटालियन फिजिक्स थे और एस्ट्रोनॉमर भी कहा जाता है उन्हें, हैज बीन कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस। बच्चों गैलीलियो गैलीली कौन थे, हमारे मॉडर्न साइंस के फाउंडर थे। इन्होंने बताया था कि जो मोशन में जो रिसर्च की जाती है, स्पेशली जो मोशन किया जाता है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का, वो इन्होंने ही ऑब्जर्व करा था, इसलिए हम इन्हें एस्ट्रोनॉमर भी कहते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं अमंग्स द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ हिज रिसर्च वर द पेंडुलम एंड द लॉ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज. द साइंस ऑफ मोशन वॉज वन ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ हिज फेमस बुक टू न्यू साइंसेस. बच्चों, जो गैलीलियो गैली थे, उन्होंने कुछ रिजल्ट्स पे काम करा था, उन्होंने कुछ रिसर्च करी थी. जो पेंडुलम का मोशन होता है वो इन्होंने ही सर्च करा था, और जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का मोशन होता है वो भी इन्होंने ही बताया था कि जो बॉडीज कैसे फ्रीली फॉल करती हैं. तो स्टूडेंट्स, जो अलग अलग टाइप के मोशंस के बारे में डिस्कवर हुए थे उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मोशन बताती हैं. जैसे कुछ जो थिंग्स होती है स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, कुछ थिंग्स सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं, कुछ क्या करती है साइड वे. सिर्फ वो क्या करेंगी, एक साइड से दूसरी साइड जाएंगी, फिर दूसरी साइड से एक साइड आएंगी, बस इस साइड वे में ही मूव करती हैं. और कुछ जो थिंग्स होती हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे फिक्स्ड रहती हैं, वो क्या करती हैं एक फिक्स्ड पॉइंट पे रह के ही मूव करती हैं. जैसे हम पेंडुलम क्लॉक का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसकी निडल होती है वो फिक्स्ड रहती है, मगर वो क्या करती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है. उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड पे या साइड पे मोशन. इसी तरीके से हम अलग अलग तरीके के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट आता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन. बच्चे, ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है, हम एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे कार मूव करती है या शिप मूव करती है अपनी पूरी बॉडी के साथ. जब शिप मूव करेगी या कार मूव करेगी तो उसकी पूरी बॉडी मूव कर रही है, ये नहीं है कि उसके टायर मूव कर रहे हैं और उसकी बॉडी फिक्स्ड है. पूरी वो होल बॉडी के साथ मूव करती है, वो हमारे ट्रांसलेटरी मोशन आता है. जैसे कार हो गई, शिप हो गया, जो इंटरवल के साथ टाइम के इंटरवल के साथ मूव करते हैं. जब हमारी सेम डिस्टेंस कवर करता है पूरी ही बॉडी एक साथ, उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. जैसे अगर हम आपके आसपास की चीजों को देखें, जैसे क्लॉक है वो भी क्या है हमारी, जैसे क्लॉक में हम देखते हैं तो कौन सा मोशन होता है उसके बारे में आगे पढ़ते हैं. ट्रांसलेटरी मोशन में भी टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट आता है आपका लीनियर मोशन, सेकंड आता है कर्विलीनियर मोशन. बच्चों, लीनियर मोशन जैसे आपको नेम से पता चल रहा है, लीनियर मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है, बिल्कुल सीधा जाता है, वो हमारा क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन. जैसे एप्पल जो है ट्री से फॉल होएगा तो वो किसी और डायरेक्शन में तो गिरेगा नहीं, वो सीधा ही फॉल होता है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. जब आप कोई गन से शूट करते हैं, जो बुलेट होती है गन की वो बिल्कुल सीधी जाएगी, जिस डायरेक्शन में आपने गन को होल्ड कर रखा होगा तो वो बिल्कुल सीधी जाती है, उसका भी रेक्टिलिनियर मोशन होता है. जैसे आप बैट्समैन जब बैटिंग करता है, जब वो रन मारता है तो वो सीधा तो जाता है, ये नहीं है कि किसी डायरेक्शन में जाता है, तो आप वो भी बैट्समैन का रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन होता है. नेक्स्ट आता है आपका कर्विलीनियर मोशन. कर्विलीनियर मोशन कौन सा होता है बच्चों, जो कर्व लाइन लेता है. सर्कुलर और कर्विलीनियर में डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. पहले देखते हैं कर्विलीनियर. कर्विलीनियर का मीन्स होता है जिसमें हमारा कर्व आता है. जैसे आप क्या कर रहे हैं, जब बॉलर क्या करते हैं बॉल को थ्रो करता है तो वो कर्व आता है, सर्कुलर नहीं कहते हैं, उससे सिर्फ हमें एक कर्व मिलता है, उसे हम कर्विलीनियर मोशन कहते हैं. जैसे आपको इमेज में गिवन है बुलेट शॉट का जो गन से निकल रहा है वो लीनियर मोशन है. कर्विलीनियर क्या है, जब जो हमें टर्न लेना होता है कार से यू टर्न लेते हैं तो वो यू टर्न क्या होता है हमारा कर्विलीनियर मोशन होता है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चों, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दोनों चीजें दिखाते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर्विलीनियर मोशन भी, और कुछ मोशंस जो होते हैं वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. बच्चों, जो रैंडम मोशन हम उसे कहते हैं जो एकदम से हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो किस डायरेक्शन में कौन सी डिस्टेंस मूव करने वाले हैं, कौन सी डायरेक्शन मूव करने वाले हैं और कितने टाइम इंटरवल में मूव करने वाले हैं. जैसे जब हम हॉकी मैच खेलते हैं तो हमारी बॉल जो है कौन सा मोशन लेगी, सीधी जाएगी, कर्व लेगी, या कितने डिस्टेंस में वहां तक पहुंचेगी, कितना टाइम लेगी, हमें कुछ नहीं पता होता, इसलिए हमारे रैंडम मोशन होते हैं. जैसे आपका जो बैट्समैन है जब वो बैटिंग करता है तो किस डायरेक्शन में बॉल जाएगी किसी को नहीं पता होता है, तो ये हमारा क्या होता है रैंडम मोशन होता है. जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं तो हमारा पक्का नहीं पता कि हमें नहीं पता होता कि बर्ड्स कौन सी डायरेक्शन में फ्लाई करेंगी, तो ये हमारा क्या होता है पूरा रैंडम मोशन होता है. नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलर मोशन. अभी हमने पढ़ा कर्विलीनियर मोशन, अब पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में देखते हैं आप एग्जाम्पल, जैसे अब आप देखते हैं वॉच. आर्म्स जो होते हैं वॉच के, जो मिनट हैंड होता है, अवर हैंड होता है, या आपके आर्म्स होते हैं वॉच के वो मूव करते हैं. फैन के ब्लेड्स होते हैं, जाइंट व्हील होता है जैसे आपको इमेज में गिवन है. ये सारे आपके सर्कुलर मोशन शो करते हैं. सर्कुलर मीन्स होता है पूरे सर्कल डायरेक्शन में घूमना, उसे हम सर्कुलर पाथ में घूमना उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. बच्चों, रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन भी दो तरीके के होते हैं, रोटेटरी मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड होता है आपका रेवोल्यूशनरी मोशन. तो आपका फर्स्ट होता है रोटेटरी मोशन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. बच्चों, जब हमारी ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करती अपनी पोजीशन को
पूरी बॉडी चेंज नहीं करेगी, बल्कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे होगा, फिर उससे वो, जैसे अब जाइंट व्हील देखते हैं, जाइंट व्हील का जो मेन फिक्स सेंटर होता है उससे ही तो वो पूरा व्हील क्या करता है, रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में, तो हमारा रोटेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट आता है रेवोल्यूशनरी मोशन। रेवोल्यूशनरी मोशन में हमारा क्या है, फिक्स्ड नहीं होता, कोई भी हमारी चेंज होती रहती है इसमें पोजिशन। जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, इसमें जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं मूविंग करते हैं सन के अराउंड, तो हमारा रेवोल्यूशनरी मोशन होता है। जब हमारा मून है, जो चांद है, वो मूव करता है अर्थ के अराउंड, पृथ्वी के अराउंड वो चक्कर लगाता है, वो हमारा रेवोल्यूशनरी मोशन है। क्योंकि जो हमारा मून है वो क्या कर रहा है, पूरी उसकी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये नहीं है कि वो एक फिक्स्ड पोजिशन पे है और फिर वहां से वो क्या करता है, पूरा सन के और चक्कर लगाते हैं, तो वो हमारा रेवोल्यूशनरी मोशन होता है। बच्चों हमारा हमने दोनों में डिफरेंस समझ लिया। ये जो हमारे रोटेटरी होता है वो फिक्स्ड पॉइंट पे होता है, और रेवोल्यूशनरी जो होता है फिक्स्ड नहीं होता। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्टिविटी 4। आपको क्या करना है, एक स्टोन को टाई करना है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग से, मजबूत धागे से पत्थर को बांधना है। फिर आपको बीच में खड़ा हो जाना है पार्क में, फिर आप उसे मूव करेंगे बिल्कुल सर्कुलर पाथ में। तो आपका वो कौन सा मोशन होगा, रोटेटरी या सर्कुलर मोशन या रेवोल्यूशनरी मोशन होगा, तो वो आप बताएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट आपका मोशन आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन बच्चों कौन सा होता है, जब आप स्विंग करते हैं, जब आप पार्क में जाते हैं स्विंग करते हैं, जैसे आपको इमेज में गिवन है गर्ल ऑन अ स्विंग। जब आप स्विंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, मूव करते हैं टू एंड फ्रो ऑन दी सेम पाथ, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं। तो ये आपकी फिक्स्ड पाथ है कि आप बार बार आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, तो ये क्या है, आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है कि जो आपका एक सेम पाथ है आप बार बार वो रिपीट करते हैं, वो आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं पेंडुलम, पेंडुलम भी ऑसिलेटरी मोशन शो करता है। ये आपका गैलीलियो ने बताया था, जो पेंडुलम होता है वो साइडवेज मूव करता है, वो क्या करता है, बैक एंड फ्रो बैक एंड फ्रो बैक एंड फ्रो ऐसे करता है वो। तो ये आपका क्या होता है, आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है जो पेंडुलम शो करता है। जो स्विंग मशीन होती है निडल की, जो स्विंग मशीन में आप देखते हैं निडल होती है, वो भी क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशन, ऊपर अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करती रहती है, वो आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन का मीन्स होता है जब हमारा फिक्स्ड पाथ निश्चित होता है कि हमें उस पर ही मूव करना है, वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका वाइब्रेटरी मोशन। बच्चों जब भी हमारा ऑसिलेटरी मोशन रैपिड में होता है, तेज स्पीड में होता है, तो हमारा वो वाइब्रेटरी मोशन बन जाता है। जैसे अगर आप क्या करते हैं, एक गिटार की स्ट्रिंग को प्लग कर देंगे, तोड़ लेंगे, तो एकदम से आपकी स्ट्रिंग हिलती है, तो इतनी तेजी से वो ऑसिलेटरी मोशन दिखाती, अप एंड डाउन होती है कि आपको समझ नहीं आता, तो वो आपका क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन, जिससे वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका पीरियोडिक मोशन। जैसे आपको नेम से पता चल रहा है, पीरियोडिक मोशन वो होता है जो क्या होता है, हमारा सेम मोशन रिपीट होता रहता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब उतना ही टाइम लगेगा हमें सेम मोशन को रिपीट करने के लिए, तो वो हमारा क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। जैसे ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम हो गया, पीरियोडिक मोशन होता है। तो बच्चों कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जो जरूरी नहीं है कि एक ही मोशन बताएंगी, उनमें दो मोशंस भी लग सकते हैं। जैसे आपका अर्थ का रेवोल्यूशन हो गया, वो रेवोल्यूटरी मोशन भी दिखाता है और पीरियोडिक मोशन भी दिखाता है। जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होते हैं, वो पीरियोडिक मोशन दिखाते हैं, क्योंकि आपकी क्लॉक के हैंड्स क्या करते हैं, पहले पूरे 12 तक जाते हैं, फिर वापस 1 से स्टार्ट होकर 12 तक जाते हैं, तो ये चलते रहती है हमारी टाइम इंटरवल। तो हमारा क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ये जो रिपीट होता रहता है, एक पाथ को रिपीट करता रहता है, वो हमारा पीरियोडिक होता है मोशन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। बच्चों कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत तरीके के मोशंस दिखाते हैं एक ही समय में। जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, तो वो सर्कुलर पाथ में कर रहा है तो सर्कुलर मोशन है। मगर वो रिवॉल्व भी कर रहा है, खुद भी घूम रहा है और सर्कल पाथ में घूम रहा है, इसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन और रेवोल्यूशनरी मोशन दोनों दिखा रहा है। नेक्स्ट आता है, जैसे बच्चों रेवोल्यूशन होता है, अर्थ मूव करता है अपनी एक्सिस पे भी, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी मूव करता है और सन की एक्सिस पे भी मूव करता है। तो जो अपनी एक्सिस पे मूव करता है उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, और जो वो क्या करता है, अब दूसरी एक्सिस पे मूव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे थिंग्स होती हैं जो सर्कुलर रोटेशन दोनों चीजें दिखाती हैं, सर्कुलर और रेवोल्यूशन भी चीजें दिखाती हैं। जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पीरियोडिक मोशन का हमने देखा। अगर हम एक एग्जांपल लें स्पिनिंग टॉप का, लट्टू का हम एग्जांपल लें, जो स्पिनिंग टॉप है वो क्या है, कर्व्ड लाइन में मूव करता है, कर्व लाइन शो करता है, इसके मीन्स ये क्या है, कर्विलिनियर मोशन हो गया। ये रोटेशन भी कर रहा है तो ये रोटेटर भी हो गया। तो इस तरीके से वो अपनी एक्सिस पे मूव कर रहा है तो रोटेटर भी हो गया, और उसके मूव होने से कर्व लाइन भी ड्रॉ हो रही है तो कर्विलिनियर मोशन भी हो गया। मगर स्पिनिंग टॉप कभी भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं दिखाएगा, वो सीधा थोड़ी ना जाता है, उसकी मूवमेंट ही ऐसी रहती है कि वो सर्कल फॉर्म करती है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी सम फैक्ट फाइल। अब हम फैक्ट फाइल को देखते हैं।
Birds exhibit a special kind of motion known as non-periodic motion while gliding across the sky. बच्चों, आपको पता है बर्ड्स एक स्पेशल टाइप का मोशन दिखाती हैं जिसे हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन, और जिसे वो क्या करती हैं, जब वो ग्लाइड करती हैं, ग्लाइडिंग करती हैं, तब उनका नॉन पीरियोडिक मोशन होता है। बर्ड्स कभी भी पीरियोडिक मोशन शो नहीं करती। बच्चों, जब आप देखते हैं कोई भी पर्सन है राइड्स कर रहा है, बाईसाइकिल चला रहा है, वो जो बाईसाइकिल की व्हील्स होते हैं, साइकिलिस्ट होता है, वो किस में मूव कर, साइकिलिस्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो वो तो ट्रांसलेटरी मोशन दिखा रहा है। मगर जो साइकिल की व्हील्स हैं वो तो रोटेटरी मोशन दिखा रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। और जब हम स्क्रू ओपन करते हैं, ये दो मोशन दिखाता है स्क्रू, रेक्टिलिनियर मतलब कि लीनियर मोशन भी दिखाता है। पहले स्क्रू ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मगर वो क्या दिखाता है, रोटेटरी मोशन। वो क्या करता है, रोटेशन भी करता है, मगर हमारा रेक्टिलिनियर मोशन भी शो करता है। इसी तरीके से बच्चों कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन शो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मोशन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, अगर आप देखिए एग्जाम्पल लें कि अगर आपके रोड पे ट्रैफिक नहीं है, इतना ट्रैफिक नहीं है, तो ड्राइवर जो है स्मूथली कार को ड्राइव कर पाता है, एक स्पीड मेंटेन रहती है उसकी। जैसे हम कह सकते हैं कि अब हम कह सकते हैं कि कार कितनी स्पीड पे है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 1 आवर में उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। बच्चों, जब हमारा बॉडी ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मतलब कि टाइम भी उतना इंक्रीज हो रहा है और हमारा डिस्टेंस भी उतना इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों इक्वली जा रहे हैं, तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। बच्चों, कभी कभी मगर हमारा यूनिफॉर्म मोशन कब नहीं होता, जैसे कार बीच में रेस्ट पे आ गई है, कार ने बीच में तेज स्पीड पकड़ ली, या हमारे रोड पे ट्रैफिक है, तो कभी कार जो है ड्राइव स्लोअर हो रही है, कभी फास्टर हो रही है, तो इस तरीके से वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। मतलब कि हमारी कोई स्टैंडर्ड मोशन नहीं क्रिएट होता, ना हमारी जो बॉडी है डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है, डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं करती, उसका डिफरेंट टाइम कवर होता है डिफरेंट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जब हमारी वैन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, द बॉडी स्टार्ट टू बी डिस्क्राइबिंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, जैसे हमारी कार है, सबसे पहले हमारी कार ने स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में तो किलोमीटर 2 या 3 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर उसके बाद उसने एकदम से स्पीड पकड़ी तो 15 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर उसने स्पीड धीरे कर ली, फिर उसने 2 या 3 किलोमीटर कवर करा, फिर उसने स्पीड पकड़ ली, तो ऐसे क्या उसका क्या है, स्पीड जो वेरी कर रही है, मगर टाइम तो इक्वली चल रहा है, मगर स्पीड वेरी कर रही है, तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्टिविटी फिफ्थ। Observe the moving objects shown below in the picture. Classify them on the basis of type of motion they are undergoing. Identify the objects which are undergoing more than one type of motion. बच्चों, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस दे रखी हैं, आपको बताना है कि कौन सा मोशन शो कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट है गर्ल ऑन अ स्विंग। जब आप झूला झूलते हैं तो कौन सा मोशन होता है, तो आपका एक फिक्स्ड पाथ होता है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन भी है और पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक मीन्स आप रिपीट कर रहे हैं एक ही मोशन को बार बार। नेक्स्ट आता है टेबल फैन के ब्लेड्स। जब ब्लेड्स मूव करते हैं तो वो कौन सा मोशन होता है, हमारा रोटेटरी मोशन होता है, रोटेशन कर रहे हैं वो। नेक्स्ट है बर्ड्स का। बर्ड्स का नॉन पीरियोडिक मोशन होता है, जिसे हम रैंडम मोशन भी कह सकते हैं। बटरफ्लाई का भी नॉन पीरियोडिक मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है। नेक्स्ट है आपका जो हैंड्स होते हैं वॉच के, क्लॉक के, वो क्या से शो करते हैं, हमारा पीरियोडिक मोशन शो करते हैं। एक इनका फिक्स्ड पाथ होता है जो रिपीट करते रहते हैं अपने मोशन को। नेक्स्ट है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का हमने पढ़ा भी, कर्विलीनियर मोशन भी होता है इसका, कर्व में फॉर्म करता है और ये रोटेशन भी करता है, तो रोटेटरी मोशन भी होता है। नेक्स्ट आता है ब्लेड्स ऑफ अ फैन। फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, हमारे हमारे इनका क्या है, इसका भी पीरियोडिक मोशन होता है, फिक्स्ड पाथ होता है इसका, और ये कैसे मूव करता है, रोटेशन में, तो रोटेटरी मोशन भी होता है इसका। लास्ट है आपका कार। जब आपकी कार मूव करती है वो डिपेंड करती है, अगर वो यू टर्न ले रही है, उसने टर्न ले लिया है, तो उसका कर्विलीनियर मोशन हो गया, अगर वो सीधे जा रही है तो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। इस तरीके से बच्चों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग मोशन होते हैं। नाउ सी एन एक्टिविटी 6। अब हम एक्टिविटी 6 देखते हैं। Given below is a list of some moving objects. Name the kind of motion exhibit by them. बच्चों, आपको कुछ मूविंग थिंग्स के नेम दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से मोशन को एग्जिबिट करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम है आपका सीरियल नंबर का, सेकंड है मूविंग थिंग का, एंड लास्ट है टाइप ऑफ मोशन। तो हम इस टेबल को फिल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका व्हील। बच्चों, व्हील व्हील कैसा मोशन दिखाता है, हमारा रोटेटरी मोशन दिखाता है। फर्स्ट में हम फिल करेंगे रोटेटरी मोशन।
नेक्स्ट है स्पोक्स ऑफ अ बाईसाइकिल। जो बाईसाइकिल के व्हील्स में स्पोक्स होते हैं वो कौन सा मोशन दिखाते हैं बच्चों? वो सर्कुलर मोशन दिखाते हैं। सेकंड में हम फिल करेंगे सर्कुलर मोशन। थर्ड है अर्थ। बच्चों अर्थ कैसा मोशन दिखाती है? अर्थ बच्चों दो मोशन दिखाती है, पीरियोडिक भी और रेवोल्यूशनरी मोशन भी। तो थर्ड में हम लिख सकते हैं पीरियोडिक, क्योंकि अर्थ का एक फिक्स्ड पाथ होता है मूव करने का अराउंड दी सन। नेक्स्ट है पेंडुलम। अभी हमने पढ़ा पेंडुलम का भी फिक्स्ड पाथ होता है, जो कौन सा मोशन दिखाती है? ऑसिलेटरी मोशन। वो साइडवेज मूव करती है, तो हम पेंडुलम में लिखेंगे ऑसिलेटरी मोशन। फिफ्थ है स्विंग नीडल। स्विंग नीडल कौन सा मोशन दिखाती है? पीरियोडिक भी कह सकते हैं हम इसे, ऑसिलेटरी भी कह सकते हैं। हम यहाँ पे कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। फिफ्थ में हम लिखते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ थिंग्स ऐसी हैं जो दो मोशंस दिखाती हैं, तो आप कोई सी भी मोशंस लिख सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ट्राई इट आउट। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेटरी मोशन? बच्चों आप सब ट्रांसलेटरी मोशन से क्या समझे वो आप बताइए। बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन वो होता है द मोशन इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स मूव द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है? जो हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सेम टाइम में। जैसे पूरी कार मूव कर रही है, ये पूरी शिप मूव करती है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन बच्चों कौन सा होता है? जिसका फिक्स टाइम और फिक्स डिस्टेंस नहीं होता, वो आपका रैंडम मोशन होता है। थर्ड है गिव एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का कौन सा एग्जांपल हम ले सकते हैं? जाइंट व्हील। जाइंट व्हील क्या है? हमारा सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है फोर्थ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन बच्चों कौन सा होता है? जब वाइब्रेटरी मोशन, जब हमारे रैपिड ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं उसे हम वाइब्रेटरी मोशंस कहते हैं। रैपिड ऑसिलेटरी मोशंस मतलब जब रैपिड फिक्स्ड पाथ पे मोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। जैसे अगर हम प्लग करते हैं, स्ट्रिंग्स करते हैं गिटार की, तो वो हमारा वाइब्रेशन शो करेगा। फिफ्थ आता है व्हाट इज नॉन पीरियोडिक मोशन। बच्चों नॉन पीरियोडिक मोशन वो होता है व्हेन अ बॉडी इज कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। जो हमारा अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी मगर टाइम क्या है? सेम है, उसे हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट है आपकी measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity। measurement का मीन्स होता है कंपैरिजन करना अननोन क्वांटिटी का और नोन क्वांटिटी से। बच्चों नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड यूनिट, जिसका मीन्स है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। स्टैंडर्ड यूनिट ऐसी होती है जो यूनिफॉर्मली यानी ग्लोबली यूज की जाती है हर एक के द्वारा। नेक्स्ट आती है पैरालेक्स एरर, द एरर इन मेजरमेंट इन विच द पोजिशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट appears to change when the object is seen from different positions। पैरालेक्स एरर वो हो जाती है अगर हम ऑब्जेक्ट को गलत डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमारा मेजरमेंट गलत आएगी, तो उसे हम पैरालेक्स एरर कहते हैं। नेक्स्ट आता है मोशन। मोशन when the position of an object changes with time with respect to the other surrounding object, it is said to be in motion। मोशन का मीन्स होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, टाइम जब चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग्स, उसे हम मोशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। ट्रांसलेटरी मोशन वो होता है जब हमारे पूरे ऑब्जेक्ट के पार्ट्स मूव कर रहे हैं किसी भी गिवन पर्टिकुलर टाइम में। नेक्स्ट आता है आपका रोटेटरी मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। रोटेटरी मोशन यानी कि जो आपके एक फिक्स्ड एक्सिस से होता है वो आपका रोटेटरी मोशन होता है। जैसे जाइंट व्हील एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इससे वही पूरा व्हील उससे घूमता है, तो वो आपका रोटेटरी मोशन होता है और जिसे ये सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक मोशन, अ टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चों ये पीरियोडिक मोशन एक इस टाइप का मोशन होता है जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बिल्कुल रिपीट होने लगता है, वो आपका पीरियोडिक मोशन होता है, जिसे पेंडुलम का मोशन। सो स्टूडेंट्स लेट्स समिंग अप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द डायमेंशन एक्यूरेटली यूजिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स।
मेजरमेंट को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट का मीन्स होता है अपने डायमेंशन को एक्यूरेटली मेजर करना विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट आता है द थर्ड ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ टू अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ स्केल। जब हम थर्ड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए, उसे हम स्केल कहते हैं, उतना हम स्केल लेते हैं। स्केल बच्चों एक क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। जब भी कोई भी मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं या लीनियर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड लाइन इज सेड टू बी कर्विलिनियर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है कर्व लाइन में, उसे हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। When the same motion repeat itself after equal interval of time, we call it periodic motion। जब कोई भी मोशन रिपीट करता है एक फिक्स टाइम इंटरवल में, फिक्स पाथ से, उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इट्स एक्सरसाइज टाइम। अब हम करते हैं एक्सरसाइज ए। डाक इन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको OMR शीट गिवन इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ABCD। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसे सर्कल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स, इट शुड बी डार्केंड कंप्लीटली एंड प्रॉपरली। बच्चों आपको करेक्ट मेथड शो कर रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने सर्कल्स को फिल करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है आपका दिस इज अ मल्टीपल ऑफ किलोग्राम। बच्चों किलोग्राम का मल्टीपल क्या होता है? टन। सो बी इज द राइट आंसर। बी को हम सर्कल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ यूनिट विद सिंबल एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। बच्चों करेक्ट वे क्या है किसी भी यूनिट को लिखने का? उसके सिंबल के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू को, वो है बच्चों ए इज द राइट। तो हम ए को सर्कल करते हैं। थर्ड है आपका while in a moving car what are you stated with respect to driver and trees outside respectively। बच्चों जब आप मूविंग कार में मूव कर रहे हैं तो आप तो रेस्ट पोजीशन पे है, मगर आप रिस्पेक्टिव टू द सराउंडिंग्स आप मूव कर रहे हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन इज द राइट, रेस्ट एंड मोशन। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, a round body moving along a straight path will have three their motions। बच्चों एक राउंड बॉडी है, वो क्या है? स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, तो उसका कैसा मोशंस होंगे? तो जो वो स्ट्रेट पाथ पे जा रही है तो ट्रांसलेटरी भी होगा, और राउंड बॉडी है तो रोटेटरी भी होगा। तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट आता है फिफ्थ हमारा द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द स्पीड ऑफ लाइट इज। बच्चों करेक्ट वे कौन सा होता है हमारा स्पीड ऑफ द लाइट का? सो ए इज द राइट। 10 × 10⁻⁸ किलोमीटर पर सेकेंड होता है, सो ए इज द राइट। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें फिलअप्स करने हैं, कुछ यूनिट्स को कन्वर्स करके लिखना है, कन्वर्जन करना है उनका। सो लेट्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है आपका 204 सेंटीमीटर, इसको आपको चेंज करना है मीटर एंड सेंटीमीटर में। तो इसे हम चेंज करेंगे, इसका आंसर होगा 2 मीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट में हम फिल करते हैं 2 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट सेकंड है आपका 23 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू डेढ़ सेंटीमीटर। 23 मिलीमीटर को हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। आपको पता होता है कि आपके 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सो डिवाइड 23 मिलीमीटर विद 10, तो आपको मिलेगा 2.3 सेंटीमीटर। तो सेकंड में हम लिखेंगे 2.3 सेंटीमीटर। थर्ड है आपका 1.5 किलोमीटर। बच्चों आप सभी को पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मल्टीप्लाई 1.5 with 1000 we get 1500 मीटर। तो बच्चों अब इसे हमें 1500 मीटर को सेंटीमीटर में करना है। आप सभी को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मल्टीप्लाई 1500 into 100, तो वी गेट 1,50,000 सेंटीमीटर। फोर्थ है आपका 2 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इसको चेंज करना है आपको मीटर में। तो इसका आंसर आएगा आपका 2.05 मीटर। फोर्थ में हम लिखेंगे 2.05 मीटर। फिफ्थ है आपका 25 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? 25 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको 25 सेंटीमीटर को डिवाइड करना पड़ेगा 1 लाख से। तो आपका आंसर आएगा 0.00025 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज बी फिल कर ली है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सी, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वन। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको इन्हें रीड करना है। जो ट्रू है वहाँ पे टी लिखेंगे, जो गलत है वहाँ पे आप एफ लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है
ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट डू नॉट चेंज देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होते हैं, मूव नहीं करते, वो अपनी पोजिशन चेंज नहीं करते। यस, इट इज ट्रू। द मोशन ऑफ एन आंट इज ऑसिलेटरी मोशन। जो आंट चींटी मूव करती है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। नो, उनको कहते हैं नॉन पीरियोडिक या रैंडम मोशन। तो इट इज फॉल्स। इन सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करती है, अपनी पोजिशन को चेंज करती है एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। यस, इट इज ट्रू। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अ पीरियोडिक मोशन। जो अर्थ मूव करती है, सन के चक्कर लगाती है, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है। सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट है आपका वेरी फास्ट वाइब्रेशंस आर कॉल्ड ऑसिलेशन। बच्चों, जो बहुत तेज वाइब्रेशंस होती हैं ऑसिलेशंस कहते हैं। बिल्कुल गलत है। जो फास्ट ऑसिलेशंस होती हैं उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। सो इट इज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, आपने अपने ट्रू एंड फॉल्स कर लिए हैं। इसी तरह आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।